नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पेडागोजी, इन तीनों का निचोड़ वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसी के साथ पेडागोजी को खत्म किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसीकल्चर। राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर कहलाता है मत्स्य पालन को या मछलियों के प्रजनन को कहा जाता है पीसीकल्चर। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। विटीकल्चर अगर आपसे पूछे तो अंगूर की कृषि को कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? अंगूर की कृषि को कहते हैं विटीकल्चर। हार्टिकल्चर की अगर बात करें दोस्तों, किसकी? हार्टिकल्चर की बात करें तो सब्जी वाली जो कृषि होती है, कैसी कृषि? सब्जी जिसमें फूल भी उगाए जाते हैं, तो ऐसी कृषि को कहते हैं हार्टिकल्चर। पीसीकल्चर यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि मछलियों के पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। मछलियों के तालाब में प्रजनन की क्रिया को भी पीसीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था आपके लिए। यह क्वेश्चन मिलान यानी कि मैच्ड से भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। कथन बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा या ऑप्शन 2 या 3 या 4? राइट आंसर आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर कहता है कथन नंबर ए कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो कि एक उपजाऊ मैदान भी है। यहाँ पर कथन कैसा दिया गया? बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य पाए जाते थे, यहाँ पर खेती के भी साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और खेतों में काहे के साक्ष्य वहां पर मिले हैं? गेहूं आपका हो गया, जौ, मतलब कि फसलों के वहां पर दाने प्राप्त हुए हैं। इसलिए कह सकते हैं वहां पर खेती और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो कि उपजाऊ मैदान है। तो दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे? राइट कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? यहां पर बात की गई है मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष का नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तब भी आप बताएंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी? राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने भारत की बिखरी हुई रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उस वक्त भारत में कुल कितनी रियासतें थी? उस वक्त भारत में 465 लगभग रियासतें थी। इन्होंने इन सभी रियासतों को एकीकृत कर दिया, एकीकरण कर दिया, इन सभी रियासतों को मिला दिया। इसीलिए इनको कहते हैं आयरन मैन, लौह पुरुष भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
ये जो भारत के जो पहले गृह मंत्री कौन बने थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। और सी राजगोपालचारी पहले कौन थे, ये गवर्नर थे। ठीक, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी थे स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कानपुर के किस शासक को खुद को पेशवा कहा, नाना साहेब को, बाजीराव प्रथम को, बाजीराव द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। यहाँ पर बात की गई है खुद को पेशवा किसने कहा था, कानपुर के शासक ने। तो उन शासक का नाम था नाना साहेब। क्या नाम था, नाना साहेब उनका नाम था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। कहां से नेतृत्व किया था, कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन ने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, या लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा? तो राइट आंसर की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, राइट आंसर की अगर बात करें, किसकी बात करें, मतलब कि जो अवध था, अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, ये किसने घोषित किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किया था। ठीक, 1856 में इसने क्या किया था, ये 1856 में बना था, भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक, कौन बना था, गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने क्या किया, मतलब कि अवध का विलय कर दिया। कब विलय कर दिया, 1856 में किसका विलय कर दिया था, अवध का 1856 में इसने विलय कर दिया था। और किसके आरोप पर, कुशासन के आरोप में 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का क्या कर दिया, विलय कर दिया। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे? उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, विलियम बेंटिक ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट होंगे? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछ ले कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इसने क्या किया था, इसने 1793 में, कब, 1793 में दोस्तों इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा तिब्बत किसे कहा गया है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, या हिमाचल प्रदेश को? राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को कहते हैं भारत का छोटा तिब्बत। क्या कहते हैं? भारत का छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख को। तिब्बत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? उसे कहते हैं केसर सागा। क्या कहते हैं? केसर सागा कहाँ का प्रसिद्ध ग्रंथ है? केसर सागा जो ग्रंथ है ये आपका है, कहाँ का है? तिब्बत का ग्रंथ है। जबकि गाया कहाँ जाता है? केसर सागा कहाँ पर गाया जाता है? ये गाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख के जो लोग हैं केसर सागा ग्रंथ को गाते हैं, जबकि ये ग्रंथ कहाँ का है? ये ग्रंथ है आपके तिब्बत का। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कथन एक कहता है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं। कथन बी कहता है, यानी कि कथन दूसरा कहता है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग अंडे के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। ऑप्शन 4 कहता है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। पटने जो आपका पूरा स्थल है ये पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कभी कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष मिले हैं किस स्थल से मिले, तब आप वहां पर बताएंगे कि महाराष्ट्र के पटने नामक पूरा स्थल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि
इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर एक ऐसा होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इतिहास का निर्माण होता है वो किस पर आधारित होता है? स्रोतों पर आधारित होता है, साक्ष्यों पर आधारित होता है। कथन बी की बात करें कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। यहाँ पर यह भी कथन कैसा होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। कथन कैसा होगा? बिल्कुल गलत होगा। अब आप कहोगे कि सर ये कथन कैसे गलत हो चुका है? यहाँ पर किसकी बात करी गई है? इतिहास व्याख्यानों की। व्याख्यानों के कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो चुका है। व्याख्यान, ठीक, व्याख्यान यहाँ पर शब्द जोड़ने के कारण कथन क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। यहाँ पर कथन नंबर डी की बात करें, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख को देखें। यह भी कथन यहाँ पर कैसा होगा? राइट होगा। ए भी राइट होगा, बी और डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, जबकि सी कैसा होगा? गलत हो जाएगा। सी किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है? सी इसमें है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, इसमें भी है ये भी कटेगा, चौथे में है तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बचेगा, जो कि राइट हो जाएगा। केवल ए, बी और डी, ए, बी, डी, ठीक, राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, डी ओनली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों के बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। राइट आंसर की अगर बात करें, यहाँ पर बात की गई है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या था? उसके अंतर्गत था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। किसके अंतर्गत? महायान के अंतर्गत बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उनका क्या करने लगे? निर्माण करने लगे। स्टेटस ऑफ बुद्धा वर मेड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? कथन यहाँ पर आपको गलत पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स, तो यहाँ पर खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। जो आपके खनिज होते हैं ये किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, यानी कि ये परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं खनिज, जो कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल होता है। राइट आंसर यहाँ पर ये कथन कैसा होगा? राइट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कथन नंबर 3 की, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यही तो कथन यहाँ पर गलत होगा। इसने क्या कह दिया है कि सभी जो खनिज होते हैं वो अधात्विक होते हैं, जबकि सभी खनिज कैसे होते हैं? धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत यहाँ पर दिया गया है, वही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकारें या स्थानीय निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकारी निकाय। राइट आंसर की बात करने से पहले आपसे कहूंगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो पूछा गया है संविधान की समवर्ती सूची के मामले में। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने कानून पारित कर सकती हैं, दोनों ही मामलों में कार्य कर सकती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। आपको डर लगता होगा कि जो आपके एग्जाम में पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कठिन नहीं पूछे जाते हैं। उनमें आपको क्या करना पड़ता है? उनमें सिर्फ आप अपना कॉमन सेंस लगाकर उनका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सरल है ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, ये तो यहाँ पर हमेशा ही गलत हो जाएंगे। न्यूनतम रखना,
पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित, यानी कि एक ही चीज पर फोकस करना, किस पर, बी फोकस्ड ऑन रीडिंग टेक्स्ट बुक, बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर व्याख्यान को सुनना, रटना, ये सभी प्रक्रिया कैसी होती हैं, गलत होती हैं। चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें भागीदार बनना ही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राइट आंसर की बात करें, जो भारत का जो पहला नागरिक होता है उसे कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहा जाता है पहले नागरिक को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है, किसका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य जिन्हें विधायक कहते हैं वे करते हैं। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर होगा विधानसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्यों को चुनाव कौन करता है, तो वो करते हैं सांसद। कौन करते हैं, सांसद करते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि भूगोल पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। केवल ए और बी, केवल ए और डी, ए बी और सी, ए बी और डी। दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट कथन हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है भूगोल के शिक्षण मुद्दे की, ठीक। द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डेवलप, ठीक, मतलब कि रिलेटेड जो इश्यू होंगे ज्योग्राफी में उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो संसाधन और संरक्षण की अगर बात करेंगे तो ये भी कैसा मुद्दा हो जाएगा, ये भी भूगोल के अंतर्गत का मुद्दा हो जाएगा, ज्योग्राफी का मुद्दा यहाँ पर हो जाएगा। विकास और विस्थापन का भी मुद्दा कहाँ पर होता है, ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है। तो ये भी यहाँ पर कैसा कथन होगा, ये भी राइट होगा और एक भी यहाँ पर राइट होगा, ए भी यहाँ पर राइट होगा और बी भी यहाँ पर राइट होगा। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती यहाँ पर कैसी होगी, ये तो किसका मुद्दा हो चुका है, यहाँ पर ये हो चुका है राजनीति का मुद्दा। राजनीति का जो मुद्दा होगा वो होगा आपका विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती आपकी होगी राजनीति की मुद्दा, ठीक। बात करें अगर मानव विकास की, मानव विकास मुद्दा किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। विकास और विस्थापन भी भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। संसाधन और संरक्षण का जो मुद्दा होगा वो भी भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि विविधता में एकता से जुड़ी जो चुनौतियां होती हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये आ जाएंगी राजनीति के अंतर्गत। यही तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर कैसे होंगे, सही हो जाएंगे, ए बी और डी। किस ऑप्शन में, ए बी और डी। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है। मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास। राइट आंसर यहाँ पर होगा कबीर। कबीर दास ने पंचवाड़ी और बीजक नामक छंदों की रचना की है और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं साखी, शबद, रमैनी। याद रखेंगे कौन कौन से ग्रंथ हैं, साखी, शबद, रमैनी ग्रंथों की इन्होंने क्या की है, रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिपरी एरा। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, BCE का जो मतलब होता है इतिहास में, तो उसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है। एक आपका होता है बिफोर आफ्टर एरा होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है BCE, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, ये है यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। पाठ्य पुस्तक का पाठन
और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। राइट आंसर की अगर बात करें कि इसको मतलब कि यहाँ पर आप बच्चों को क्या परिचय देना चाहेंगे, बाजार विषय पर परिचय देना चाहेंगे, समझाएंगे, तो सबसे जो सर्वोत्तम जो शिक्षण शास्त्रीय विधि होगी वो कौन सी विधि होगी? पाठ पुस्तक और पठन चर्चा करना कोई विधि नहीं होगी। एक दुकानदार को अगर कक्षा में बुला लिया जाए, आमंत्रित कर लिया जाए, तो वो बच्चों को अच्छे ढंग से समझा सकता है बाजार विषय पर। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यहाँ पर कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी यहाँ पर विशेषता नहीं है? तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बताना है किसके संदर्भ में? प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में, जो कि यहाँ पर गलत कथन आपको पहचानना है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल राइट कथन होगा। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर का जो मैदान है वहाँ के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला जो कि है वो स्थित है, बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क खनिजों की जो मात्रा पाई जाती है वो अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी कथन यहाँ पर राइट होगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? गलत होगा चौथा। क्यों गलत होगा? तो चलिए उसको भी बताते हैं। यहाँ पर इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी बताई गई? महानदी और कृष्णा। महानदी और कृष्णा नदी कैसी है? ये तो सीधी दिशा में बहती हैं, यानी कि पूरब की ओर बहने वाली ये नदियां हैं। तो पहली बात यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो अगर बात करें कि जो यहाँ पर जो पठार है, पठार पर पश्चिम की ओर जो बहती है नदी, उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा। याद रखेंगे आप सभी लोग, क्या नाम है? उस नदी का नाम है नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये जो नदी है किन पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है? लिख देता हूं यहाँ पर बिंद। याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिंद और सतपुड़ा, बिंद और सतपुड़ा की जो श्रृंखला है, जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच से होकर बहती है कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें, नोट करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखें। तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 4, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, जो कि गलत है कथन। गलत वाला ही तो आपको बताना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? यहाँ पर बात की गई है इन ए सिटी स्कूल, यानी कि शहर का स्कूल है। ठीक, शहर के स्कूल में बच्चों को बताना है कि वनों के प्रकार, ठीक, क्या बताना है? वनों के प्रकार के बारे में बताना है। तो क्या होगी यहाँ पर बेस्ट, कौन सी मेथड जो बढ़िया होगी, उस विधि को यहाँ पर बताना है। विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण करने से क्या बच्चे जान पाएंगे कि वनों के प्रकार कैसे? बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना होगा, या वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाने से बच्चों को वनों के प्रकार को मतलब कि समझने में आसानी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्क्रीन ए डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ठीक, जो राज्य होता है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य करते हैं, केंद्र सरकार करती है, अटॉर्नी जनरल करती है। तो राइट आंसर की बात करें, जो आपके क्या होते हैं, जिस प्रकार केंद्र में होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार क्या होता है कि राज्य में होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो करी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लेते। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? कौन से अधिकारी? यहाँ पर बात किसकी की गई? विलेज की दोस्तों बात की गई।
हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। रूरल क्षेत्र की बात की गई, ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई। पॉइंट को आप अच्छे ढंग से समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पहले समझेंगे। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? पटवारी कैसा है? पटवारी जो लेखपाल होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं। नगर निगम, ये तो शहर की बात कर दी गई। यहाँ पर नगर निगम वार्ड के जो काउंसलर होते हैं ये तो नगरों में होते हैं, बड़े बड़े नगरों में होते हैं। भूमि रिकॉर्ड के अधिकारी भी कहाँ पर होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, ये भी सही है। लेखपाल भी आपका, पटवारी भी कहाँ होता है? ये भी ग्रामीण प्रशासनिक के अधिकारी होते हैं। तो जो यहाँ पर गलत है वो गलत कौन सा होगा? कथन नंबर बी, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया गया है वही यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, जबकि नगर निगम का एक अधिकारी होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ओनली 2 वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम वार्ड काउंसिलर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि इतिहास को पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए भी होता है। कथन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? किसी वंश के वंशावली चार्ट का प्रयोग करना पड़ता है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए भी क्या करना पड़ता है? वंशावली चार्ट का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसका मतलब? कालक्रमिक रूपरेखा का मतलब हो जाएगा कि किस शासक का कितने साल तक शासन था, उसके बाद कौन सा आया, उसकी मृत्यु के बाद किसने शासन किया। यही होता है कालक्रमिक रूपरेखा को दर्शाने के लिए वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर कथन नंबर डी की, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। स्थान की अवधारणा यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर डी को छोड़कर यहाँ पर सभी हो जाएंगे। डी जिन जिन ऑप्शन में है वो पहले काट दीजिए आप इस प्रकार से, ठीक। तो राइट बचेगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट बचेगा, ए, बी तथा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ चुका है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि प्रथम स्रोत कौन सा है, यानी कि द्वितीयक स्रोत कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो भारत का संविधान क्या द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? जनगणना 2000 की जो 11 की रिपोर्ट है वो कैसा है? क्या द्वितीयक स्रोत है? जन्म एवं मृत्यु दर के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक कैसी है? यहीं पर तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो आपकी इतिहास की जो कक्षा 6 की पुस्तक है वो क्या करती है? एक जानकारी देती है। क्या करती है? एक जानकारी प्रदान करती है, जिसे कह सकते हैं द्वितीयक स्रोत। अब आपके लिए यहाँ पर द्वितीयक स्रोत के क्या लाए हैं? यहाँ पर तमाम उदाहरण लाए हैं। तमाम उदाहरण को आप समझ जाइएगा, तब आप समझ लेंगे कि द्वितीयक स्रोत क्या आखिर होते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से। द्वितीयक स्रोतों के उदाहरण में शामिल क्या क्या है? पत्र भी शामिल है, डायरी भी शामिल है, फोटो भी शामिल है, कलाकृतियां और साक्षात्कार किसमें सम्मिलित है? द्वितीयक स्रोत में। मौखिक इतिहास, मौखिक का मतलब होता है बोलने वाला इतिहास, मुख से बोलने वाला इतिहास। समाचार पत्र, ठीक, समाचार पत्र लिखता कोई और है और पढ़ता उसको कोई और है, मतलब कि किसी दूसरे के, मतलब कि वह जो वस्तु है वो किसी दूसरे के पास चली जाती है, वो पढ़ता है, वही कहलाता है द्वितीयक स्रोत। लेख और संस्मरण या आत्मकथाएं भी द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। जीवन की घटनाओं का ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग भी द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत। पाठ्य पुस्तकें, ठीक, जैसे कि वहाँ पर वर्णन मिला था आपका क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की किताब थी हिस्ट्री, वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक भी आपकी कैसी हो जाएगी? द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगी। शब्दकोश भी आपके द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत। विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध, ये सभी द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी का ये भी क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की कथनों पर विचार करें। किसकी विधि पर? प्रोजेक्ट विधि, ठीक। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है? अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उस कथन में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर कौन सा गलत आपको नजर आया है?
तो यहाँ पर नजर आया है ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये पूरी तरह शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है। यहाँ पर कैसा होगा, गलत हो जाएगा। इट इज इंटरली ए टीचर सेंटर्ड मेथड, यहाँ पर कैसा होगा, गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो कथन यहाँ पर दिए गए राइट हैं। ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। क्या प्रेरित है, प्रोजेक्ट विधि। यह शिक्षार्थियों को खोजी भी बना देता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ए बी सी डी यहाँ पर कौन से होंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, सी को छोड़कर। जिन जिन ऑप्शन में सी है उस ऑप्शन को पहले क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर सी कट जाएगा, यहाँ पर ये भी सी कट जाएगा, बचेगा कौन सा, ए बी डी यहाँ पर बचेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि, क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया। बात यह है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थीं। तो राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें, कुछ इतिहासकारों का मानना कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये भी कारण बताया गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। जंगलों का विनाश या जंगल में भीषण आग लगना भी बताया गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने क्या किया, जंगलों का विनाश कर दिया खुद से लकड़ी काटते काटते, ये भी एक कारण बताया गया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये तो कथन यहाँ पर गलत होगा। संभवतः नदियां सूख गई थी, यानी कि नदियों का जो मार्ग था उन्होंने नदियों के मार्ग में परिवर्तन आ गया, ये भी कारण बताया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर सी को छोड़कर सभी हो जाएंगे दोस्तों। जिन जिन ऑप्शन में सी है उसको पहले काटो, इसको काटो, ठीक, इसको भी काटो और इसको भी काटो, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, यानी कि टू डेवलप कंपटीशन एमोंग स्टूडेंट। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। राइट आंसर की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना या जागृत करना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक जो तिथियां होती हैं उनको याद करवाओगे, नहीं, याद नहीं करवाएंगे, ना रटाएंगे, ना व्याख्या देंगे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए अभ्यर्थियों को, जो शिक्षार्थी हैं उनको तैयार करोगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट कौन सा होगा, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। यही किसका उद्देश्य होगा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। किसके बारे में यहाँ पर बात की गई, अफ्रीका के बारे में सही कथन यहाँ पर बताना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऐसा नहीं है दक्षिण गोलार्ध में नहीं स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर इसका भाग स्थित है, इसी कारण यहाँ पर गलत हो चुका है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर और रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में नहीं स्थित है। ठीक, जो गोबी मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएं कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में पूछा जाए। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत जो कि इसे एशिया से अलग करता है, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई अफ्रीका, अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा ही इससे होकर गुजरती हैं, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना कि गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे अन्य प्रकार के प्रमुख पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि
एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक की। तो भूगोल के किस चैप्टर के अंतर्गत इस चीज को सम्मिलित कर सकते हैं? लोहे का जो संबंध होगा किसके साथ हो जाएगा? खनिज संसाधन में क्या पढ़ने को मिलता है? लोहे को भी पढ़ने को मिलता है। उद्योग धंधों में भी लोहे का उपयोग यानी कि उसका विवरण दिया रहता है। ऊर्जा संसाधन में क्या लोहे का प्रयोग आता है? बिल्कुल नहीं आता है। हमारे पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ होते हैं उसमें भी लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो सी है वो कैसा होगा? गलत होगा, हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा संसाधन के चैप्टर में लोहा का उपयोग यानी कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सी को छोड़कर सी। इसमें तो कटेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बचेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है। राइट आंसर, और आंसर यहाँ पर हो क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है। किसकी विशेषता है? यह कार्टून की प्रमुख भूमिका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यहाँ पर किसकी दोस्तों बात की गई है? यहाँ पर प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन की बात की गई है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे या वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण करवाएंगे, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को बुलाएंगे या पाठ्य पुस्तक का पठन करवाएंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा होगा? प्राकृतिक, वनस्पति की यहाँ पर बात की गई है और वन्य जीवन की बात की गई। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण कराने से प्राकृतिक, वनस्पति का भी पता चल जाएगा और वन्य जीवन भी बच्चे वहां पर देख लेंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर सही कथन आपको पहचानना है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। कैसा कथन है? यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। विद्यार्थी बड़े होंगे अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे यानी कि नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। बी जिन ऑप्शन में है पहले उसे काट दो। पहले बी एक में है तो ये तो यहाँ पर गलत हो चुका है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। किस पर बल देना? विस्तृत जानकारी पर बल देना। ये भी कथन गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार से बच्चों को एक ही विषय पर विस्तृत जानकारी पर बल देना कैसा होता है? घातक होता है, गलत होता है, उसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो यहाँ पर सी भी गलत होगा। जिन जिन ऑप्शन में सी को भी काटो, यहाँ से कट गया ना। बचा कौन सा? सिर्फ बचा आपका एडी। तो एडी तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये राइट होगा। और डी, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकेंगे अगर आप उन क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? गलत ऑप्शन निकाल लेते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना में विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। कार्य की पूर्ति करना यहाँ पर कैसा है? गलत है दोस्तों। यहाँ पर कथन गलत कथन यहाँ पर हमने पहचान लिया कि कार्य की पूर्ति करना किसी भी उद्देश्य नहीं हो सकता है। यानी कि विद्यार्थियों के साथ क्या करना है? छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना में बल देना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ काम करना और सीखना। ठीक, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना भी ठीक होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डी गलत होगा। डी जिन जिन ऑप्शन में पहले उसको काट देते हैं। ठीक, बचा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो कि राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए,
और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात की गई है? शांत कराना चाहिए और अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए, जो कि नेगेटिव हो जाएगा, शांत नहीं कराना चाहिए। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ये तो सही लग रहा है। यहाँ पर शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे उन्हें डांटना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। डांटना नहीं चाहिए, ना ही रटाना चाहिए, ठीक, ना ही व्याख्या देनी चाहिए। शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, नहीं काटना नहीं चाहिए बल्कि बताना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। शिक्षक को क्या बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। किस चर्चा? संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। क्या थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ठीक ठीक लग रहा है आंसर। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले, मतलब कि अगले ऑप्शन की भी। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ये भी कथन यहाँ पर सही लग रहा है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, मतलब कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुंचाने वाले मुद्दों पर ही चर्चा करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सही की बात करें तो यहाँ पर संक्षिप्त की बात करी गई है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे में, मतलब कि छोटे रूप में चर्चा करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, यही यहाँ पर कैसा होगा? राइट हो जाएगा। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थी को जानकार और तार्किक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। पेशेवर भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से अति सक्रिय बनाते हैं, जबकि राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना नहीं है इसका उद्देश्य, ठीक। उद्देश्य की यहाँ पर बात की गई दोस्तों, किसकी बात की गई? उद्देश्य की बात की गई। जानकार और तार्किक बनाना भी इसका उद्देश्य, पेशेवर बनाना भी इसका उद्देश्य, सामाजिक रूप से सक्रिय भी बनाना है, लेकिन अति सक्रिय नहीं बनाना इसके उद्देश्य है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। जिन जिन ऑप्शन में सी उसको पहले काट दे, ठीक। पहले इसको काट देंगे और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन? ए बी डी यहाँ पर बचेगा, जो कि राइट आंसर। अब बात करेंगे अन्य तरीके से बनने वाले क्वेश्चनों को। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। हुंसगीपुरा स्थल किस राज्य में है? गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में हुंसगीपुरा स्थल है। कौन सा स्थल है? हुंसगीपुरा स्थल है, जहां पर क्या मिला था? चूना पत्थर के औजार मिले थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चूना पत्थर से बने औजार, चूना पत्थर से बने औजार किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए? हुंसगी नामक स्थान से प्राप्त हुए, जो कि कर्नाटक में एक पूरा स्थान है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ चुका है यहाँ पर। कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी को काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले इलाकों में ज्यादातर पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है अगला। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में या 1907 में या 1908 में? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कब? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? कपास को, पटसन को, जूट को, नायलॉन को? राइट आंसर यहाँ पर होगा सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगा तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? राइट आंसर यहाँ पर होगा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से घने बसे क्षेत्र कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप या सभी? ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से सही कथन पहचानिए, तब कथन नंबर 1 में दे दिया जाएगा केवल एक या बी। ठीक, इस प्रकार से
केवल ABC या तीनों होंगे यहाँ पर राइट आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट होंगे। चार या तीनों ही कथन कैसे दिए गए, बिल्कुल राइट दिए गए, जो कि घने बसे क्षेत्र हैं। जो घने बसे क्षेत्र होते हैं वो अक्सर कहाँ पर होते हैं, नदियों के किनारे वाले जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहीं पर घनी आबादी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में घनी आबादी पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक, बात करेंगे यहाँ पर 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासन कौन था। आपको याद आ चुका होगा कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर कौन था, शासक था। राइट आंसर यहाँ पर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कंपनी को बिन शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी। औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति दी थी, औरंगजेब ने दी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ओसाका, हांगकांग या हिरोशिमा या नागासाकी। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, राइट आंसर की अगर बात करें, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका, जबकि भारत का कहलाता है हैदराबाद। भारत का कहलाता है अहमदाबाद। क्या कहलाता है, भारत का कहलाता है अहमदाबाद, कहलाता है भारत का मैनचेस्टर। अगर बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कहाँ का, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है, उत्तर भारत के मैनचेस्टर का नाम है कानपुर। क्या नाम है, कानपुर उत्तर भारत के मैनचेस्टर का नाम है। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आ चुका है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बेंगलोर। ठीक, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब हुई थी, कब हुआ था, 1906 में। वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।